मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसान बहन भाइयों को हमारा अन्नदाता कहा जाता है और यह बात भी सही है कि अगर हमारा किसान खुशहाल रहेगा तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। इसीलिए हमारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार लगातार किसानों के हित के लिए समर्पित है और कृषक उत्पादक संगठन यानी जिसे हम एफपीओ के नाम से जानते हैं, इसी दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। ये कृषक उत्पादक संगठन है क्या, इससे हमारे किसान भाइयों को किस तरह से लाभ होने वाला है, इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं कृषि भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं निदेशक कृषि डॉक्टर अजित प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये कृषक उत्पादक संगठन जिसे हम एफपीओ के नाम से भी जानते हैं, ये है क्या? उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा राज्य है। ये जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का 5वां देश के बराबर जनसंख्या है। जहाँ तक किसानों की बात है, यहाँ पर 2.5 करोड़ के किसान, 2.5 करोड़ परिवार किसानों के यहाँ रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या के किसानों को हम अपनी तकनीकी जानकारी, योजनाओं की जानकारी और उनके लिए लाभ देने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम पहुंचा नहीं पाते हैं। तो ये देखा गया कि अगर किसान व्यक्तिगत तौर पर उनको सूचना न दे करके अगर हमके संगठन को कोई सूचना दें, ऐसा संगठन जो 100, 200, 500, 1000 किसानों का समूह हो, उनको हम सूचना दें तो ये आसानी से चीजें किसान तक पहुंच जाएंगी। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कृषक उत्पादक संगठन हमारे लिए उपयोगी है। ये संगठन नीति आयोग के निर्देशानुसार पूरे देश में बनाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इसकी पहल की गई है। उत्तर प्रदेश में हमें हर विकास खंड पर एक कृषक उत्पादक संगठन इसी वर्ष बना देना है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कृषक उत्पादक संगठन के बारे में बताया, अब ये जानना चाहते हैं कृषक उत्पादक संगठन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हमारे यहाँ 87% के करीब किसान छोटे किसान और सीमांत किसान हैं। लघु सीमांत किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कुल मिलाकर के कुल जोत का 93% किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आता है। इन किसानों के पास उतने संसाधन नहीं है कि वो अच्छी खेती कर सकें। अगर इन किसानों को संगठित कर दिया जाए तो ये अच्छी मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, अच्छे कृषि निवेशों का उपयोग कर सकते हैं और सही दर पर ये अपना खरीद भी सकते हैं, निवेश खरीद भी सकते हैं और जो पैदा करेंगे उसको सही मूल्य पर बेच भी सकते हैं। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इन संगठनों की आवश्यकता महसूस हुई है और इन्हें बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कृषक उत्पादक संगठनों को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी परिकल्पना क्या है? ये संगठन मुख्य रूप से कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए और किसानों की लागत कम करने के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि हमारे भारत सरकार का भी विजन है और उत्तर प्रदेश सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी कर दी जाए। इस आय दोगुनी करने के लिए कृषक उत्पादक संगठन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी चीज को लागू करने के लिए उसके लिए एक रणनीति तैयार की जाती है, तो एफपीओ को लागू करने के लिए किस तरह की हमारी सरकारों ने, राज्य सरकार या भारत सरकार ने रणनीति तैयार की? अभी हाल में ही 2020 में इस संबंध में एक शासनादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत कृषि विभाग उत्तर प्रदेश को एफपीओ के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। इस विभाग में हमारा प्रोजेक्ट परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी, जिसके नोडल अधिकारी कृषि निदेशक स्तर के एक अधिकारी होंगे और अपर मिशन निदेशक के रूप में अपर कृषि निदेशक स्तर के एक अधिकारी का चयन किया जाएगा। ये अधिकारी पूरे प्रदेश में जो एफपीओ के कार्य हैं उनको दिशा निर्देश देंगे, उनको अपनी गाइडलाइंस दे करके उनको अन्य विभागों से जोड़ने का कार्य भी करेंगे। कृषि से संबंधित बहुत सारे विभाग हैं जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे गन्ना विभाग,
उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, ये सारे विभाग किसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदेश स्तर पर नहीं है कि वो संगठित होकर के सारी योजनाओं की जानकारी दी जा सके। तो हमारा जो प्रदेश स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई गठित की गई है, वो सारी योजनाओं की जानकारी और किसानों को सुविधा देने के लिए या पीओज के माध्यम से कैसे कार्य कराए जाएं, कैसे उनको सुविधाएं दी जाएं, ये सब एक विंडो के माध्यम से दिया जाए, इसके लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है और शासन ने इस पर जो है बहुत अच्छी पहल की है। हम शासनादेश के अनुसार सभी विभागों से लाइजनिंग कर रहे हैं और हम जल्दी ही इसको मूर्त रूप दे देंगे। डॉक्टर साहब, कृषक उत्पादक संगठन ये किस तरह से गठित हो सकता है और इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? कृषक उत्पादक संगठन का सदस्य किसान होता है और किसान की एक मात्र पात्रता है कि वो खेती करता हो। खेती करने के लिए हमें उसका आधार मिलता है कि उसकी खसरा खतौनी या उसकी जमीन होनी चाहिए और वो समूह मिल करके अपना 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चयन कर लेते हैं, जो 10 मेंबर्स होते हैं। इसके बाद वो किसान एक कंपनी अधिनियम के तहत अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये कंपनी जो है सारे किसानों को उनके शेयर धारक बनाएगी। शेयर कोई भी किसान ले सकता है, वो उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, वो बिहार का भी हो सकता है, वो दक्षिण भारत का भी किसान हो सकता है। जहाँ तक उनके संख्या की सवाल है, ये संख्या 100 से लेकर 500 और आगे बढ़ जाएगी तो 1000 तक किसान इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन किसानों का संगठन जितना बड़ा होगा उतना ही ये प्रभावी होगा और उतना ही उपयोगी होगा। डॉक्टर साहब, कृषक उत्पादक संगठन के परोक्ष या अप्रोच किस तरह के लाभ हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, इसमें पहली तो स्थिति ये आती है कि छोटे छोटे किसान हैं, उदाहरण के लिए ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर उनका समूह बन जाता है तो एक समूह में एक ट्रैक्टर ले लिया और बड़ी बड़ी मशीनें ले ली, कंबाइन हार्वेस्टर ले लिया, रोटावेटर ले लिया, वो समूह एक मशीनरी बैंक स्थापित कर सकता है, जिसे कृषि विभाग में फार्म मशीनरी बैंक के नाम से जाना जाता है, या कस्टम हायरिंग सेंटर्स वो विकसित कर सकता है और वो सारे किसान उस मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो किसानों के पास न तो बहुत अच्छे यंत्र हैं और अगर यंत्र उपलब्ध भी है तो वो इतने महंगे हैं कि एक किसान उनको नहीं खरीद सकता है। अब इस माध्यम से या पीओ के माध्यम से फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर्स में मिलने वाले यंत्रों का लाभ किसान ले सकेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो भी चीजें पैदा करेगा उनको वो संगठित रूप में बेच सकता है। जब हमारे पास ज्यादा चीज उपलब्ध होगी, अगर हमारे पास कई ट्रक माल होगा, कई ट्रक उपज होगी, तो हम उसका बेहतर जो है प्रबंधन कर सकते हैं, उसको बाजार ले जाने की हमारे पास व्यवस्था हो सकती है, उसको सही मूल्य मिलने के लिए हम तलाश सकते हैं वो जगह कि कहाँ वो बेचा जाए, ताकि वो हमें किसान को ज्यादा मूल्य मिल जाए। इसलिए ये एक तरफ तो लागत कम करने, तकनीकी के प्रचार प्रसार में और उत्पाद का अधिक मूल्य मिलने में सहायक होगा ये कार्यक्रम, ये मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, कृषक उत्पादक संगठन में हमारी जो महिला किसान हैं उनकी क्या भूमिका होने वाली है? हमारे प्रदेश में खेती के कार्य में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का भी होता है। जो नीति निर्धारण किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 30% महिला किसान भी इसमें सम्मिलित की जाए और ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि बीज को निकाल के देने और बीज की बुआई, बीज के रखरखाव से लेकर के धान की रोपाई तक के कार्य जो है महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में केवल हैवी लोड के या ज्यादा बोझ वाले कार्य ही पुरुष करते हैं, बाकी छोटे कार्य जैसे निराई गुड़ाई है, सिंचाई है और रोपाई है और अनाज का भंडारण है, ये सारे कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से एफपीओ में महिलाओं की जब सहभागिता होगी तो उनको सशक्तिकरण होगा
और हमारे कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कृषक उत्पादक संगठन में क्या बीज खाद को लेकर जो हमारे किसान भाई आम समस्याएं उनके सामने आती हैं, उनका भी निदान हो सकेगा? सीधे तौर पर तो ये देखा जा सकता है कि जब हमारे बड़ा समूह किसानों का होता है तो वो इफ्को के माध्यम से, क्रबको के माध्यम से या अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे निवेश क्रय कर सकते हैं। और चूंकि ये कंपनी अधिनियम में रजिस्टर्ड हमारी संस्था होगी, इसलिए इनको क्रेडिट के रूप में निवेश मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काफी सुविधाजनक होगा और किसानों के लिए उपयोगी होगा। डॉक्टर साहब, कृषक उत्पादक संगठन को क्या किसी तरह का अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा जिससे वो अपना कार्य और सुचारू रूप ढंग से कर सके? बिल्कुल, कृषक उत्पादक संगठनों को कृषि यंत्रीकरण, बीज गोदाम निर्माण, बीज विधायन संयंत्रों की स्थापना, मिनी मिशन ऑफ ऑयल सीड, परंपरागत कृषि विकास योजना, रेशम कीट पालन, राज्य आजीविका मिशन द्वारा संचालित परियोजनाओं में सहभागिता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन योजना, लघु डेयरी एवं बैकयार्ड पोल्ट्री योजना, नमामि गंगे परियोजना, ऐसी और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ इन संगठनों को दिया जाएगा। और भविष्य में जितने भी क्लस्टर आधारित कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रम हम एफपीओ के माध्यम से देने जा रहे हैं। ऐसा सरकार का मंशा भी है और हम इसको लागू करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान बहन भाइयों को कृषक उत्पादक संगठन का पूर्णतः लाभ उठाने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण कर दिया जाए और उस पर हम फोकस करेंगे कि उस संगठन को हम सरकारी योजनाओं से जोड़कर किसानों को लाभ दें, ताकि अगले वर्ष जो हम संगठन बनाएं वो ज़्यादा प्रभावी हो, क्योंकि ये शुरुआत में जो संगठन की सफलता होगी वही किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। डॉक्टर साहब, आपने कृषक उत्पादक संगठन के बारे में कोई इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि यंत्रीकरण हमारे लिए कितना उपयोगी है, त्रिपाठी जी ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। बहनों भाइयों, कोरोना महामारी के संक्रमण काल में आपको दो बातें और भी याद रखनी है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और जब तक नहीं है दवाई तब तक न बरतें कोई ढिलाई। प्रदेश में धान की कटाई प्रारंभ हो गई है। धान की कटाई मुख्यतः 2 ढंग से की जा रही है, एक कंबाइन हार्वेस्टर से और एक हाथ से या रीपर से। ये पिछले वर्षों में देखा गया कि धान की कटाई के बाद चूंकि गेहूं की बुआई हमें 15-20 दिन के अंदर करनी होती है, तो किसान भाई जो धान का स्टबल है उसको जला देते हैं। यह जलाना पर्यावरण के लिए सबके लिए नुकसानदेह है। जहाँ एक तरफ ये पर्यावरण में प्रदूषण पैदा करता है, पर्यावरण में धुआं होने से लोगों को बीमारी हो जाती है, लंग की बीमारी जाती है। और इस समय आप देखिए कोरोना काल में लंग की बीमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर किसी को धुएं के कारण लंग की बीमारी हो गई तो उसका आदमी का बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा ये मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी का जो सॉइल का मित्र कीट है ये मर जाते हैं, नमी को नुकसान होता है, प्लस उर्वरा शक्ति में कमी आती है और हमारे पैदावार में कमी होती है। यह इससे कई तरह के नुकसान हैं। अतः प्रदेश विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिलकर ये अनुरोध कर रहे हैं किसानों से कि पराली न जलाई जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मुकदमे चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट आदेश है कि पराली किसी दिशा में न जलाई जाए। पराली जलाने पर एनजीटी का आदेश है, उसने उसको संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इसको देखते हुए पर्यावरण क्षति वसूली का 1 एकड़ में अगर पराली जाएगी 2500 रुपये, 1 एकड़ ज्यादा ली गई 5 एकड़ तक 5000 रुपये का, और 10 एकड़ से ज्यादा 5 एकड़ से ज्यादा पे 15000 रुपये तक का वसूली का प्रावधान है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लास्ट ईयर जो घटनाएं घटी थी, पूरे प्रदेश में 4230 जलने की घटनाएं घटी थी। इसके लिए शासन प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है
और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से फसल अवशेष को प्रबंधन करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, जिसमें इंडिविजुअल किसानों को, व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी पर 14 तरह के यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मुख्य हैं सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम, मल्चर, पैडी स्टार चापर, श्रेडर, श्रम मास्टर, रोटरी स्लैशर, बेलर, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, सेल्फ प्रॉपेट रीपर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टील सीड, कम्फर्ट टील, जिसमें सुपर सीडर और हैप्पी सीडर का उपयोग फसल और से जब आपका स्टबल खड़ा हो, पराली खड़ी हो, उसी दशा में गेहूं की बुआई में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुदान, इसके अलावा समूहों को 80% अनुदान पर यंत्र उपलब्ध कराया जाए, जैसे 5 लाख तक रुपए तक के यंत्र इंस्टीट्यूट योजना से, प्लस 5 से 15 लाख तक के यंत्र जो दूसरी योजना यंत्रीकरण की उससे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक यंत्रों खरीदिए, जो सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार जो सुविधा दे रहे हैं उसका लाभ उठाइए और यंत्रों का क्रय करके उनको जो भी पराली है उसको खेतों में ही नष्ट कर दीजिए और उसको सड़ा करके खाद बनाई जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार ने का जो कंबाइन हार्वेस्टर कटाई हो रही है उसके साथ सुपर एसएमएस का अनिवार्यता प्रयोग करना आवश्यक किया है। इसके साथ अगर कहीं सुपर एसएमएस नहीं है कंबाइन में तो उसमें मल्चर का, श्रेडर का, बेलर या स्टार रैक का उपयोग किया जाए, जिससे जो स्टबल है, पराली है जो खड़ी दशा में, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन करके वो जमीन पर फैलाई जा सके और इसको फिर पानी लगा करके साथ में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करके इसकी खाद बनाई जा सकती है। वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करने से जो खाद बनाई जाएगी उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और आपकी उपज की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक प्रोविजन और किया है कि जो पराली है अगर किसान उसको और अन्य उपयोग में लाना चाहता है तो उसमें ला सकता है, प्लस इसको निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए। इसके लिए राज्य जिलों को आदेश दिए गए हैं कि इनको इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाए और निराश्रित गौ स्थलों में पहुंचाया जाए, जिससे गौओं को, जो वहाँ पशु हैं, उनको चारा आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इसको 25% चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्लस इसके साथ ही गौ आश्रय स्थलों में ये बिछावन का काम भी करेगा, अन्य काम में भी आएगा। ऐसे अभी तक के हमारे पास आंकड़े हैं, करीब 11,000 टन पराली गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाई जा चुकी है। तो इसी सबसे हमें हमारी प्रदेश सरकार की करबद्ध प्रार्थना है किसानों से कि कृपया पर्यावरण को नुकसान को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए किसी भी दशा में पराली इस साल न जलाएं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि इसमें एक्शन लिया जाए और लोगों को जलने से रोका जाए, साथ में घटनाएं न्यूनतम हो जाएं। अभी जो हमारे यहाँ कटाई करीब 50% कटाई हो चुकी है और 202 घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं, जो कि किसी दिशा में ठीक नहीं है। सबसे अनुरोध है कि आप लोग पराली को न जलाएं और पराली का अन्य उपयोग करें। मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने किसान भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा कि ये जो बिल आए हैं, एक्ट बन के जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, इससे कृषक भाइयों को दूरगामी लाभ होगा। मंडियाँ जो थी वो पूर्ववत चलती रहेंगी और वो और कम्पिटिटिव हो जाएंगी और बेहतर तरीके से सेवा करेंगी, लेकिन वो किसान भाइयों बहनों के लिए एक विकल्प होगी। और विकल्प होने का ये लाभ होता है जब हमारे पास उपज को बेचने के कई विकल्प होते हैं। मंडी के बाहर भी विकल्प हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ भी हो सकती हैं, कोई एक्सपोर्टर्स भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। जब वो आएंगे तो जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका लाभ उसको होगा जो चीज़ बेचता है। तो कृषक भाइयों और बहनों को उसमें और बेहतर मूल्य मिलेगा, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। और जहाँ जहाँ ये व्यवस्था हुई है वहाँ पर उसका लाभ कृषक भाइयों को बहुत मिला है। ये जो हमारे एक्ट्स आए हैं, इसके साथ साथ जो कृषि उत्पादन संगठनों को बढ़ाने की इकाई आई है जो नीति, उसमें भी हम चाहेंगे कि आप लोग संगठित होकर अगर एक साथ मिलके जब कोई चीज़ पैदा करेंगे क्लस्टर अप्रोच में, और उसका जो क्वालिटी अच्छी होगी और जब बेचेंगे तो और बेहतर मूल्य मिलेगा और जो बिचौलिए कम होंगे तो उसका सीधा जो लाभ है किसान भाइयों बहनों को, जो उनके इसके मेंबर्स होते हैं एफपीओस के, उनको मिलेगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का विकल्प जो है, जो सरकारी खरीद है, वो पूर्ववत चलती रहेगी और मजबूती से चलेगी। जैसा हम लोगों ने कोरोना काल में गेहूं की फसल को खरीदा था, वैसे ही हम आगे धान की, दलहन तिलहन की फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकारी एजेंसी खरीदेंगी, जिसके बारे में हम लोग पूरा प्रचार कर रहे हैं और खरीद आरंभ भी हो गई है जहाँ जहाँ हार्वेस्टिंग हुई है।
मैं किसान भाइयों बहनों को ये बताना चाहूँगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो नीति है उसका इन अध्यादेशों से कोई संबंध नहीं है। ये अध्यादेश किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उनको बेहतर विकल्प देने के लिए है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो नीति है, जो केंद्र सरकार घोषित करती है लागत का 1.5 गुना, वो पूर्ववत चल रही है और चलती रहेगी। हम लोगों ने अभी गेहूं की खरीद, रबी की खरीद की बहुत अच्छी ढंग से। इसी प्रकार धान की खरीद भी अब उन्होंने आरंभ कर दिया है 1 अक्टूबर से। 4000 के लगभग धान के क्रय केंद्र हम लोग खोल रहे हैं, जिससे कि किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान बिकने में कोई कठिनाई ना हो। जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि जितने चाहें अधिक क्रय केंद्र खोल सकते हैं। एजेंसी भी बड़ी है और धान के ही नहीं, केवल दलहन तिलहन की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हम लोग आरंभ करने वाले हैं। और ये जो नीति है उसके हिसाब से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी किसान भाई बहन आएंगे उनको ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शी तरीके से हम लोग पंजीकरण करेंगे, और पंजीकरण के बाद जब वो आएंगे तो उनका खरीद होगी और उनको जो भुगतान है वो ऑनलाइन उनके सीधे खातों में जाएगा। इस पारदर्शी व्यवस्था का किसान भाई और बहन पूरा लाभ उठाएं और इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और आप पूरी तरह से इसमें संशयहीन होकर आप इसका जो है लाभ उठाएं।